हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम मितुल और जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगी वो है पंक्चुएशंस। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपकी बेसिक इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एक तरीके का बेस बनता है, ना ही आपकी रिटन बट आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं पंक्चुएशंस के बारे में जानने के लिए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस आर दी साइंस और सिंबल्स व्हिच मेक द टेक्स्ट मोर मीनिंगफुल एंड लेस कंफ्यूजिंग। ये एक तरीके के चिन्ह होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट, सेंटेंस या पैराग्राफ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं और लेस कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन थोड़ी कम करते हैं। Punctuations have their importance in written as well as spoken English both. Punctuation की जो importance है वो written में तो है ही है, but आपकी spoken English में भी ये equally important है because आपकी spoken English को ये एक तरीके के expressions provide करते हैं। अब बात करते हैं कुछ important punctuation के बारे में। सबसे पहला जो punctuation है वो है full stop और period। फुल स्टॉप हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं और पीरियड हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं और इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन मार्क को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम ऐसे लिखते हैं। कॉमा को हम ऐसे लिखते हैं। सेमी कॉलन को हम ऐसे लिखते हैं। कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास, इनको हम ऐसे लिखते हैं। एंड अपोस्ट्रोफी को हम ऐसे लिखते हैं, या एक अपोस्ट्रोफी एस भी होता है। हम इस अपोस्ट्रोफी को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे पंक्चुएशन के सबसे बेसिक रूल से, दैट इज कैपिटलाइजेशन। हम कैपिटल लेटर्स कहां कहां यूज करते हैं? तो कैपिटल लेटर्स हम सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ दी सेंटेंस, जब हमारा वाक्य शुरू हो रहा होता है तो वाक्य का जो पहला वर्ड होता है, उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो इसके ये एग्जाम्पल है, दे वेंट टू फार दिस टाइम। अब इसमें दे का टी विल ऑलवेज बी कैपिटल क्योंकि दे से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। She and I will party all night. Again, she से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड S is our capital letter. और हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं प्रॉपर नाउन। तो अगर हमारे सेंटेंस के बीच में भी प्रॉपर नाउन आते हैं, हम उसके लिए भी कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं किसी व्यक्ति, किसी जगह के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। आई वेंट टू मेलबर्न लास्ट ईयर एंड इट वॉज फन। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है, इसीलिए हमेशा इसको एम को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, वो बेशक हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। जॉन एंड मार्था यूज्ड टू पेट अ रैबिट। जॉन एंड मार्था दो लोगों के नाम है, इसीलिए हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। अब हम बात करते हैं फुल स्टॉप और पीरियड की। अब ये जो पर्टिकुलर पंक्चुएशन है ये हमेशा सेंटेंस के एंड में लगता है। यस, दिस पर्टिकुलर पंक्चुएशन साइन मार्क्स द एंड ऑफ द सेंटेंस। इट इंडिकेट्स अ लॉन्ग पॉज बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस। अब अगर हम स्पोकन एक्सप्रेशंस की बात करें तो फुल स्टॉप और पीरियड को पढ़ते हुए या बोलते हुए हम हमेशा एक लंबा अंतराल लेते हैं या लॉन्ग पॉज लेते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है। द रेन बिगैन अर्ली इन द मॉर्निंग, इट फेल एज हार्ड ड्रॉप्स। अब फुल स्टॉप की एप्लीकेशन इसमें कैसे है कि जहां पे भी जिस सेंटेंस में, मतलब फुल स्टॉप का मतलब होता है हमारा सेंटेंस यहां पर खत्म हो रहा है, तो पहले हम इस सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे, इस सेंटेंस का मीनिंग कॉम्प्रिहेंड करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो धीरे धीरे करते हुए हम पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ऐसे समझते हैं। और इसको स्पोकन इंग्लिश के एक्सप्रेशंस में हम कैसे पढ़ेंगे? द रेन बिगैन अर्ली इन द मॉर्निंग, इट फेल एज हार्ड ड्रॉप्स। तो फुल स्टॉप को स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशन में हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है इसको मैं स्पोकन इंग्लिश के एक्सप्रेशन से डिनोट करने जा रही हूं और आपको मैं बताऊंगी कि फुल स्टॉप के बीच कितना पॉज देना चाहिए। द स्काई वॉज फुल ऑफ डार्क पर्पल क्लाउड्स। Thunder began as a soft rumble and became louder and louder. Lightning crashed every few minutes. तो फुल स्टॉप जो है इनका
ये डिनोट होता है कि ये एक आपके एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को मीनिंगफुल तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन पहले फुल स्टॉप जो है आपके सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करते हैं। तो किसी भी पैराग्राफ में अगर फुल स्टॉप आ जाता है तो आप पहले उसके आगे वाले सेंटेंस का मीनिंग समझिए, फिर आगे बढ़िए। अब फुल स्टॉप की कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं। फुल स्टॉप जो है वो हमेशा इनिशियल्स के साथ जोड़ा जाता है, इनिशियल्स ऑफ द नेम। इनिशियल्स ऑफ द नेम क्या होते हैं? आपके नाम का जो पहला लेटर होता है उसे हम इनिशियल्स कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी के कपूर, तो वी के किसी के नाम के दो इनिशियल्स हैं मिडिल और फर्स्ट नेम के, इसीलिए हमने इनिशियल्स के बाद फुल स्टॉप लगाया है। जॉन एफ कैनेडी, अब एफ जो है ये इनके मिडिल नेम का इनिशियल है, इसीलिए हमने इसके बाद फुल स्टॉप लगाया है। पीसी सेन गुप्ता, सिमिलरली हमने पीसी सेन गुप्ता में भी फुल स्टॉप ऐसे अप्लाई किया है। और फुल स्टॉप हमेशा हमारे एंड ऑफ द अब्रीविएटेड टर्म में आता है। अब्रीविएटेड टर्म कौन से होते हैं? जो आपके वर्ड्स को छोटा कर दे, जो आपके वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दे, वो हमारे अब्रीविएटेड टर्म्स होते हैं। लाइक मिस्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो मिस्टर के अब्रीविएटेड टर्म के बाद एंड में हमेशा फुल स्टॉप आएगा। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का अब्रीविएटेड टर्म हम ऐसे लिखते हैं, सो इसके एंड में फुल स्टॉप आता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसको हम हमेशा एब्रीविएटेड टर्म में ऐसे लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क कहां पर यूज होता है? क्वेश्चन मार्क यूज होता है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में या प्रश्नवाचक वाक्यों में, और व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चंस। तो जिन सेंटेंसेस में हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हम क्वेश्चन मार्क उनके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल? अब ये एक प्रश्न है जिसका मतलब है इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, इसीलिए हमने इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया है। सिमिलरली ये हमारे आगे के दो एग्जाम्पल हैं। डज शी प्ले बैडमिंटन डेली? हैव यू एवर बीन टू लंदन? अब क्वेश्चन मार्क का जो स्पोकन एक्सप्रेशन है वो कैसे होगा? हु इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल? डज शी प्ले बैडमिंटन डेली? हैव यू एवर बीन टू लंदन? तो क्वेश्चन मार्क का जो आपका स्पोकन एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा ऐसे होता है। अब बाकी एप्लीकेशन क्वेश्चन मार्क की क्या है? किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई अनसर्टेनिटी या डाउट है, आप श्योर नहीं हो कि ये हैपनिंग तब हुई थी या ये इवेंट तब हुआ था, तब हम उसके आगे ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथर ऑफ दिस बुक लिव्ड फ्रॉम 1920 टू 1972। अब 1920 डाउटफुल है क्योंकि दे आर नॉट श्योर अबाउट हिज बर्थ डेट, इसीलिए हमने इसके आगे ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ही सेटल्ड इन न्यू दिल्ली इन द ईयर 1998। 1998 के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है क्योंकि उसकी सेटलमेंट की डेट की उनको श्योरिटी नहीं है। बाकी एप्लीकेशन क्वेश्चन मार्क की है। क्वेश्चन मार्क जरूरी नहीं है कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट में लगाएं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर बात होती है कैन, वुड, मे, तो उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाए, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? अब एक सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दूसरे सेंटेंस में हमारा फुल स्टॉप लगा है, और ये दोनों सही हैं क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट में कंसिडर किए जा रहे हैं। मे आई डांस विथ यू? मे आई डांस विथ यू? अगेन ये दो सेंटेंस हमारे बिल्कुल सही हैं। आप क्वेश्चन मार्क लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों सही हैं, बिकॉज पोलाइट रिक्वेस्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड क्वेश्चंस की। जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में या इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब किसी की बात कोई तीसरा बंदा बता रहा होता है, तो वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में कंसिडर करी जाती है। तो जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करती है, तब हम क्वेश्चन मार्क्स कभी भी नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है और इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है।
शी आस्क्ड इफ आई एम एन इंडियन, ये हमारी एक इनडायरेक्ट स्पीच है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है. आस्क देम वेदर दे आर गोइंग, अगेन ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है. अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स की, दैट इज कॉमा. कॉमा हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है, क्योंकि कॉमा के मिसप्लेसमेंट से हमारे पूरे सेंटेंस का या हमारे पूरे पैराग्राफ का मीनिंग चेंज हो सकता है. जी हाँ, कॉमा पूरी एक ताकत रखता है एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ को के मीनिंग को चेंज करने के लिए. तो कॉमा का मतलब क्या है? कॉमा दे इंडिकेट अ ब्रीफ पॉज एंड दे आर नॉट एज फाइनल एज फुल स्टॉप. तो कॉमा को यूज करते हुए स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशन में कॉमा का मतलब होता है एक छोटा अंतराल, वो फुल स्टॉप की तरफ फाइनल नहीं होते. इसका मतलब ये होता है कि आपका आगे सेंटेंस कंटिन्यू होगा. Used inside the sentences and makes the sentences more meaningful. तो कॉमा जो है वो सेंटेंसेस के बीच में यूज होते हैं और आपके सेंटेंसेस को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं. लेकिन याद रखिए, अगर कॉमा का यूजेज एप्लीकेशन गलत हो गई तो आपके पूरे सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज हो सकता है. एग्जाम्पल, हेलो, हाउ आर यू. अब हेलो जो है ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है और उसके बीच में हमने कॉमा इसीलिए डाला है क्योंकि सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है. और इसको हम स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशन में कैसे पढ़ेंगे? हेलो, हाउ आर यू. तो इसमें देखिए हमने एक बहुत छोटा सा पॉज लिया है. वेल, देयर इज नो बेटर डांस फॉर्म देन हिप हॉप. अब वेल और ये वाले क्लॉज के बीच में हमने एक छोटा सा पॉज लिया है जिसको कॉमा डिनोट करता है. अब हम बात करते हैं कॉमा के कुछ एप्लीकेशंस की या रूल्स की. तो कॉमा हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है? जब भी हम इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं तब हमारा कॉमा यूज होता है. याद रखिए, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के बाद किसी भी सेंटेंस में हमारा कॉमा यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी. अब वंस अपॉन अ टाइम हमारा एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है और उसके बाद हमने कॉमा इसीलिए लगाया है क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बात कर रहा है. तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी. तो एक सेंटेंस का जो इंट्रोडक्टरी फ्रेज है उसके बाद कॉमा लगेगा. सिमिलरली, लास्ट नाइट दे वेंट टू हैव एन आइसक्रीम. अब लास्ट नाइट हमारा एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, इसीलिए इसके बाद कॉमा लग रहा है. येस्टरडे आफ्टरनून शी वेंट टू द शॉप टू बाय अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ. अब अगेन येस्टरडे आफ्टरनून हमारे इस सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, इसीलिए इसके बाद कॉमा लग रहा है. अब हम बात करेंगे इसके दूसरे रूल की, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो जब भी हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सेंटेंस में या किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जब भी हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब दो ऐसे सेंटेंस जो इंडिपेंडेंटली सेंटेंस की तरह खड़े हो सकते हैं लेकिन उनको साथ में जोड़ते हैं कंजंक्शंस. तो जब भी हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में बात होती है और उनको जोड़ता है हमारा कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज एंड, बट, सो, फॉर, और, नॉर, येट, तब हम इसमें कॉमा लगाते हैं. तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. शी स्टडीड अ लॉट, कॉमा, येट शी फेल्ड. तो शी स्टडीड अ लॉट हमारा एक क्लॉज है एंड शी फेल्ड हमारा एक क्लॉज है. एज अ रिजल्ट ये दोनों इंडिपेंडेंटली एज सेंटेंस कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन इसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ रहा है, दैट इज येट. तो ये वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आगे हमेशा हमारा कॉमा लगेगा. ही वोक अप अर्ली सो ही हैड ब्रेकफास्ट अर्ली. ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ रहा है तो इसके आगे हमेशा कॉमा आएगा. They went to the office late but came back early due to high fever. This is an independent clause. This is an independent clause. इसको ये conjunction जोड़ रहा है, इसके आगे हमेशा कॉमा आएगा. अब हमारा कॉमा का तीसरा रूल ये है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस या किसी पैराग्राफ में 2 या 3 से ज़्यादा अगर हमारी चीज़ें लिस्ट हुई होती हैं तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट एग्स, ब्रेड
जैम एंड बटर। अब इसमें हमारी लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं एग्स, ब्रेड, जैम एंड बटर, और ये 2 से ज्यादा हैं, इसीलिए हमने इनके बीच में कॉमा का यूज किया है। दे पार्टीड विथ सैली, एमी, निक एंड टॉम। अगेन इसमें लिस्ट ऑफ पीपल हैं और इनके बीच में हमने कॉमा यूज किया है। वी नीड पेपर्स, पेन, इरेजर एंड पेपर क्लिप्स फॉर दिस वर्कशॉप। अब अगेन ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है और इनके बीच में हमने कॉमा यूज किया है। अब हमारा कॉमा का चौथा रूल ये है कि किसी भी वाक्य में अगर 2 से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ जाए, एडजेक्टिव्स होता है विशेषण या क्वालिटी वर्ड्स जो किसी व्यक्ति या किसी चीज की विशेषता बताएं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा 2 से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ रहे हैं तब हम कॉमा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैली इज अ ब्यूटिफुल इंटेलिजेंट वुमन। अब यहाँ पे हमारे सैली की विशेषता बताने के लिए ये 2 एडजेक्टिव्स हैं, इनको हम कॉमा से भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो अगर हमने कॉमा नहीं लगाना तो हम एंड का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एंड यूज कर रहे हैं किसी 2 एडजेक्टिव के बीच में तब हम कॉमा नहीं लगाएंगे। एंड ईदर वेज, हिज शर्ट वॉज पिंक, फंकी एंड लॉन्ग। अब इसमें हमारे 3 एडजेक्टिव हैं, एक शर्ट की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए हमने उन एडजेक्टिव्स के बीच में कॉमा लगाया है। अब हमारा कॉमा और किसके लिए यूज होता है? अ कॉमा इज यूज टू सेपरेट सिटी फ्रॉम द स्टेट। तो किसी भी सिटी को उसकी स्टेट से अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स इन गुड़गांव, हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा की एक सिटी है, इसीलिए हम हमेशा गुड़गांव और हरियाणा को ऐसे लिखेंगे, यानी कि हम सिटी को स्टेट से डिवाइड कर रहे हैं। I am calling from लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ इज अ सिटी इन उत्तर प्रदेश, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। डेट फ्रॉम द ईयर, कभी भी तारीख को साल से अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। He was born on 19th January, 1990। डेट को हमने ईयर से अलग किया है कॉमा के थ्रू। We shifted to Delhi on 18th March 1987। हमने डेट को ईयर से अलग किया है कॉमा के थ्रू। अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। They had fish, mashed potatoes and corn for dinner। और ये एक कॉमा का रूल है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे 2 से ज्यादा लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं, तो इसके लिए हम क्या पंक्चुएशन यूज करेंगे? They had fish, comma, mashed potatoes, comma and corn for dinner, full stop। Which place do you want to visit on your birthday? अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। Alice asked, do we have any cookies left? अब Alice जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हम इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एंड Alice asked, इसके बाद ये एक इंट्रोडक्टरी फेज है, इसीलिए हम बीच में लगाएंगे कॉमा और एंड में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हैरी इज अ laborious, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय। अब ये हमारे 3 एडजेक्टिव्स हैं और 3 एडजेक्टिव्स को किसी भी सेंटेंस में डिवाइड करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। तो इधर आएगा हैरी इज अ laborious, कॉमा, स्मार्ट, कॉमा एंड इंटेलिजेंट बॉय, फुल स्टॉप। She did not like the whitewash, so we had to change the color। अब अगर इसको देखें, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है इंडिपेंडेंट, इनको जोड़ रहा है ये कंजंक्शन। तो हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा आएगा और एंड में आएगा फुल स्टॉप। मिस्टर एन के सिन्हा विल एड्रेस द क्राउड सून। अब मिस्टर हमारा एक अब्रिविएटेड टर्म है, इसके आगे फुल स्टॉप आएगा। एन के सिन्हा, एन और के किसी के नाम के इनिशियल्स हैं, इसीलिए हम इसको लिखेंगे ऐसे, विल एड्रेस द क्राउड सून और एंड में आएगा फुल स्टॉप। दे बिलोंग टू पुणे, महाराष्ट्र। पुणे जो है वो एक सिटी है महाराष्ट्र में और ये एक प्रॉपर नाउन भी है, तो हम पुणे को ऐसे लिखेंगे और बीच में डालेंगे कॉमा, क्योंकि हमने सिटी को स्टेट से अलग किया है, और एंड में फुल स्टॉप। I was transferred to this place on 15th May 1997। 15th
में हमारा डेट है और 97 हमारा ईयर है, तो हमने डेट को ईयर से अलग किया, इसीलिए बीच में आया कॉमा और फुल स्टॉप। हाउ डू यू नो हिम आस्क्ड पॉली। अब हाउ डू यू नो हिम हमारा ये एक क्वेश्चन है, इसमें आया फुल स्टॉप, इसमें आया क्वेश्चन मार्क और फिर आया कॉमा, क्योंकि ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है और पॉली हमारा एक प्रॉपर नाउन है, इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और एंड ऑफ द सेंटेंस में आएगा फुल स्टॉप। शी इज वर्किंग विथ नासा एज अ प्रोग्राम हेड। नासा जो है वो हमारा एक अब्रीविएटेड टर्म है, इसीलिए नासा के एंड में फुल स्टॉप आएगा और एज अ प्रोग्राम हेड पूरे सेंटेंस के एंड में आएगा हमारा फुल स्टॉप। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम प्रॉम्प्टली उसका रिप्लाई देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।